नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्रकर और प्रयोगशाला की हमारी इस सीरीज में आज हम लोग प्लांट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू को करने वाले हैं। इसमें संपूर्ण आपके सारे प्लांट में जितने भी व्यापम के स्तर पर 10th लेवल के स्तर पर आने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक, क्योंकि प्रयोगशाला परिचारक की सीरीज चल रही, उसी स्तर के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और अदर स्टेट में जो कुछ क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने रखा हुआ है इसमें, उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो कि वहां पर उसी क्वालिफिकेशन के थे जो अभी यहाँ प्रयोगशाला परिचारक में रखे गए। ठीक है, तो ये क्लासेस लगातार चल रही है, आप लोग इसको लगातार इसी प्रकार से प्यार देते रहना और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक, चलो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? ठीक है भैया, इसमें क्या, अच्छा, कई लोग का ये फिर से सवाल आ रहा था, मैं बार बार कई बार अपने हर वीडियो में लगभग बोलते आता हूँ कि प्रयोगशाला परिचारक है तो ये नहीं कि एनटीपीसी में, रेलवे में, एएलपी में जो भी अभी एग्ज़ाम चल रहे रेलवेज़ के या किसी भी एग्ज़ाम के साइंस के जो वेटेज रहता है, साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें काम नहीं आएगा। बिल्कुल काम आएगा। 10th स्टैंडर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, यही सब तो आता है। इसी का बस थोड़ा सा हायर लेवल आपको क्वेश्चन में पूछेगा। अगर 12th लेवल का स्टैंडर्ड डाल दिया और किसी लेवल का, तो काम सभी एग्जाम में आएगा, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है तब तक आप उसके ऊपर की कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये आपके बेस क्लियर करने के लिए सारे क्वेश्चन काम में आएंगे। तो जरूर इस वीडियो का लाभ उठाइएगा किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पोत्सर्जन द्वारा संबंधित नहीं है? अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्प का निकलना। किससे निकलेगा? पौधों की पत्तियों से निकलेगा। तो उसी को पूछ रहा है कि किससे संबंधित नहीं है। पहला क्या बोला? पहला बोल रहा है कि वन वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, अरे भैया, वन में ही तो सबसे ज्यादा मात्रा में, जंगल में, फॉरेस्ट में तो सबसे ज्यादा मात्रा में प्लांट्स हैं, और इन्हीं प्लांट के द्वारा ही क्या किया जाता है? वेपराइजेशन किया जाता है, वाष्पोत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, द प्लांट इंक्रीजेस द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर बाय ट्रांसपिरेशन। ठीक, चलो, उच्च आर्द्रता स्थितियों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है। हाँ बिल्कुल, वाष्पोत्सर्जन कम होगा जब हीट ज्यादा होगा। अगर आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। क्यों? क्योंकि वाष्प निकलने के लिए क्या चाहिए होगा? कम से कम टेम्परेचर तो कुछ चाहिए होगा, और आर्द्रता अगर ज्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। ये भी सही बात हो गया। हमको सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये दोनों तो सही है। तीसरा देख लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन की दर को जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे पोटोमीटर कहते हैं। ये इसका नाम है, राइट आंसर है आपका। चलो, पादप के वायुवीय भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। बिल्कुल, अब ये हानि बोलो या लाभ बोलो, जो भी बोलो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में, व्यक्ति नहीं बोलते नहीं तो सेंस अलग बन जाएगा, कोई भी पौधा अगर ज्यादा मात्रा में पानी स्टोर कर रहा है तो जाहिर सी बात है जितना उसका जरूरत है उतना वाटर वो रखेगा, और बाकी को फिर वो क्या कर देगा? वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देगा। तो ये हानि बोलोगे तो पादप के रूप में हानि नहीं होता, ये उसकी, जैसे कि हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर लगता है ना, एक सर्टेन 25 to 27 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग अच्छा अनुभव करते हैं, उसके ऊपर हमको कूलर चाहिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप झेल पाओगे, उससे नीचे आपको स्वेटर चाहिए। तो वैसे ही इनके लिए भी होता, अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती तो वाष्पोत्सर्जन करके पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी सही था। तो ये नन ऑफ द अबो आएगा, इसमें सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट थे, कोई भी गलत नहीं था। ठीक, मेरे ख्याल से वाष्पोत्सर्जन का आप सीन समझ गए होगे। ठीक, और वाष्पोत्सर्जन करना जरूरी भी है, क्योंकि लगातार पानी, अब जैसे जंगलों में पानी का सोर्स ज्यादा रहता है तो लगातार क्या होता है? जाइलम के थ्रू पत्तियों तक पहुंचते रहता है। खाना बनाने में, भोजन तैयार करने में जितना भी जल लगा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड लगा, सब ले लिए, बाकी O2 और इसी वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए आप पहाड़ी वाले इलाके में जाओगे तो वहां पर जो व्हाइट एयर दिखता है ना, वो आपका
क्या बोलते हैं उसी को, ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? अब ये बच्चों वाला क्लास 5th का सवाल है ये। अब ये आप लोग ही कमेंट करके बताना कि क्या लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट बोलते हैं इतना सरल क्वेश्चन नहीं आता। मैं भी मान गया कि सरल क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पुराने ना प्रीवियस ईयर CGPSC के भी एग्जाम के क्वेश्चन उठाकर देखना, ये स्टेटमेंट में दिया गया था। ये जो क्वेश्चन है ना वो एक स्टेटमेंट में दिया गया था। टोटल 3 स्टेटमेंट थे, जिसमें 3 या 4 स्टेटमेंट थे, जिसमें से एक स्टेटमेंट ये था। तो भैया कब टफ क्वेश्चन बनेंगे? जब इजी क्वेश्चन आपको आएंगे ना। तो सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखो। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में खाली स्थान शामिल है। क्या शामिल होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेसिस उसी पौधे के पत्तों में होगा, उन्हीं पत्तों में होगा जो हरे रंग के होंगे, और हरे रंग की इस वजह से होते हैं क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, पिगमेंट है, एक प्रकार का वर्णक है। तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो क्लोरोफिल चाहिए। ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, ऑप्शन डी में, सब जगह क्लोरोफिल है। चलो बढ़िया। और क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस से प्रकाश चाहिए होगा। प्रकाश कहां पर दिख रहा है? पहले में नहीं, तो पहला तो आंसर ही नहीं हो सकता। दूसरे में भी हमारा प्रकाश नहीं दिख रहा, तो दूसरा भी आंसर नहीं हो सकता। तीसरे में प्रकाश सूर्य का दिख रहा है, और चौथे में दिख रहा है, तो अब हमको 2 ही दिखे। और क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? ठीक है, क्लोरोफिल प्रकाश, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। और क्या चाहिए? CO2 लेता है ना पौधा, तो CO2 यहां पर दिया, यहां पर भी दिया, ठीक है। और क्या चाहिए? पानी चाहिए। सर मिनरल्स नहीं चाहिए क्या? भैया मिनरल्स नहीं भी मिले ना तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, लेकिन पानी नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पूरे खाने बनाने के लिए आपको H2O की भी आवश्यकता पड़ती है, CO2 की भी आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर भोजन तैयार होता है, ग्लूकोज बनता है एक प्लांट के अंतर्गत। सर ये कब काम में आएगा? ये काम आएगा एक पौधे की ग्रोथ के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए काम आता है। ठीक है, तो मेनली आपका पानी ये भी काम में आता है, कहीं पर मैग्नीशियम जो है काम में आता है, बट मेनली आपका वाटर चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? अब ये ना आप इसको जिस भी तरीके से समझो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जो व्यापम का स्टैंडर्ड चल रहा है, व्यापम जिस तरीके से पूछ रहा है वो ये नहीं पूछता बस क्या चाहिए, CO2 चाहिए, O2 चाहिए, क्या चाहिए। वो पूछता कि भैया प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता है, उसमें भी कौन से रंग में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में, रेलवे वगैरह में ज्यादा पूछता था, लेकिन अब जैसा पैटर्न चेंज हो रहा है व्यापम का, ये आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक, तो किस रंग में प्रकाश अधिकतम होती है? पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा, लेकिन हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है, सीधा याद रखना। पत्तियों का रंग है हरा, तो हरा में सबसे कम होगा। हमको पूछा अधिकतम, तो वो होता है लाल में, ऑप्शन नंबर सी। लाल में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होता है। सबसे पहले अगर रैंकिंग अगर आपको याद भी करना हो तो लाल याद रखना, लाल के बाद में होता है नीले रंग में, और सबसे कम है बोले तो हरे रंग में, अवरक्त किरणों में जो इंफ्रारेड होते हैं उन सब में ये सब होता है, याद रखना। पैराबैंगनी किरणें जो आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं उनमें भी सबसे कम मात्रा में आपका प्रकाश संश्लेषण होगा। तो हरे रंग का पत्ती है तो हरे में सबसे कम, सबसे ज्यादा किसमें? लाल में, क्योंकि 3 कलर का ही तो आप सिग्नल देखते हो, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। ग्रीन में कम है तो ज्यादा किसमें होगा जी? रेड में। सीधा इसी से सिग्नल से आप लोग याद रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति से होता है। किस रंग के प्रकाश रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम प्रभावित करती है? सबसे कम, अभी सबसे ज्यादा पूछा था, आप सबसे कम पूछ रहे, तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा आपका? ग्रीन, हरे रंग का। ठीक, अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो क्या क्या बनते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपको क्या क्या चीज चाहिए था? सूर्य का प्रकाश चाहिए था, वाटर चाहिए था, CO2 चाहिए था, और क्लोरोफिल चाहिए था। तो इस दौरान जब इसमें क्या बोलना चाहिए कि टोटल उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, तो उस टाइम पर जल के कारण उसमें ऑक्सीजन तो निकलता है, तो ऑक्सीजन सब जगह है। क्या जल बनता है? क्या बिल्कुल बनता है। और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जल है तो जल तो रहेगा ही, ऑक्सीजन CO2 से हटकर बनता है, और आपका मेनली क्या? ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज क्या होता है? फ्लोएम के द्वारा पत्तियों से बाकी भागों तक पहुंचाया जाता है।
जैसे जाइलम के द्वारा बाकी भागों तक मिनरल्स एंड वाटर पहुंचाए जाते हैं ना, वैसे फ्लोएम के द्वारा जो फूड बनता है पत्तियों पर वो पहुंचाया जाता है, स्पेशली ग्लूकोज। चलो अगला चलते हैं प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? सौर ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का। स्पेशली जो इसमें ऊर्जा यूज होता है वो कौन सी होती है? सोलार एनर्जी, सौर ऊर्जा। फोटोसिंथेसिस बिना सोलर एनर्जी के हो ही नहीं सकती। आप पौधे को कितना भी लाइट दो, कितना भी इनकैंडेसेंट लाइट के थ्रू हीट देने का प्रयास करो, उसमें उतने अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा जितना सोलर एनर्जी में होता है। तो स्पेशली ये लगता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो आप ऊष्मीय ऊर्जा मार सकते हो आंसर में, हीट वाला, थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अगर ऑप्शन में सोलर एनर्जी नहीं दिया है तब थर्मल ले लेना, क्योंकि लाइट की रोशनी में भी पौधा थोड़ा बहुत कर लेता है। कौन सी लाइट? जो ऑरेंज लाइट आती है, इनकैंडेसेंट लैंप आता है, नॉर्मल जो आप आर्टिफिशियल रेड कलर का लाइट उसको दोगे तो भी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, लेकिन बेस्ट किस में होगा? सोलर एनर्जी में। चलो अगला 8वां, पौधे में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है द कॉमन फ्लूइड फ्रॉम ऑफ शुगर इन प्लांट इज। तो शुगर में तो ग्लूकोज तो बन रहा था, लेकिन प्रवाही किस रूप में होता है बोल रहा है, तो ग्लूकोज भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर सुक्रोज भी ऑप्शन में दिया है। फ्रक्टोज तो फल में पाया जाता है, फ्रूट में पाया जाता है, ये तो हो नहीं सकता था। बेसिकली इन दोनों में से आपको कंफ्यूजन होगा, और मैं अभी पढ़ा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी कंफ्यूजन होगा, तो ये बात को ध्यान में रखना। ये ग्लूकोज के फॉर्म में तो फॉर्मेशन होता है, लेकिन ग्लूकोज जैसे जैसे स्टोर होता है ना पौधों के अंतर्गत, वो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो पौधे में भोजन बनने के बाद वो ट्रैवल किस रूप में होता है? प्रवाही रूप से, सुक्रोज के फॉर्म में। ठीक, चलो आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? किसमें बोल रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण में। क्या बोल रहे हैं? मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा? तो आपको फोटोसिंथेसिस के लिए 4 प्रोडक्ट चाहिए थे। वाटर चाहिए था, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, हाँ। सूर्य का प्रकाश चाहिए था, हाँ। और चौथा क्या चाहिए था? क्लोरोफिल। तो एक क्लोरोफिल जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट। अगर ये नहीं रहा, प्रकाश मिले, पानी भी रहे, CO2 भी उपस्थित हो, लेकिन अगर क्लोरोफिल नहीं है उस पत्ते के अंतर्गत, अगर वो पत्ती का रंग पीला हो चुका है, पत्ती अगर पीला हो चुका है, तो ये काम नहीं करेगा भैया। तो क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेस्ट सीरीज परचेस नहीं किया, वो टेस्ट सीरीज को जरूर परचेस कर लेना, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपके स्वतः आकलन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पढ़ते जा रहे हो, टेस्ट नहीं दिला रहे हो या किसी प्रकार का MCQ नहीं कर रहे हो, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, आपका कहाँ पर लैक रह गया है, आप कहाँ पर ज़्यादा कमजोर हो, किस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हो। तो टेस्ट सीरीज जरूर दिलाते रहो। मात्र 99 रुपये पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगला प्रश्न, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? चलो, किस आवश्यक तत्व का उपयोग होगा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में? ऑप्शन दिया पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। 4 ऑप्शन दिए आपको। जब भी संश्लेषण की बात आती है ना, और स्पेशली प्रोटीन के लिए और पौधों के अंदर, तो पौधों के लिए ना प्रोटीन को पचाने के लिए, उसका संश्लेषण करने के लिए, या अन्य जो भी जैसे कि आपके क्लोरोफिल हो गए, उसका संश्लेषण करना है, ठीक है, या फिर और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका संश्लेषण करना है, तो स्पेशली नाइट्रोजन यूज में लाया जाता है। कौन सा? ऑप्शन डी, नाइट्रोजन यूज में लाया जाता है। बिना नाइट्रोजन के आप कभी भी किसी भी चीज का पौधे के अंदर संश्लेषण नहीं कर सकते, स्पेशली प्रोटीन और क्लोरोफिल का। तो नाइट्रोजन याद रखना। चलो, इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो जल के परिवहन के लिए ज से जल, ज से जाइलम याद रखना है, ज से जल और ज से जाइलम याद रखना है आपको। जाइलम जाइलम ही है जो जड़ों से पौधे के हर अंगों तक खनिज, लवण और पानी को लेकर जाता है। अगला है, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य? फ से फ्लोएम और फ से फूड याद रखना। क्या? फूड। फ से ही आता है और फ से ही क्या आता है? फ्लोएम। जैसे ज से जड़ और जैसे जल भी आ रहा था, जड़ भी आ रहा था, जाइलम भी आ रहे थे, फूड आ रहा था, फ्लोएम। ये फ्लोएम पत्तियों में बने फूड को पौधे के हर अंग तक पहुंचाता है। जैसे मान के चलो ये आपके पौधा है और ये यहाँ पर समझ लो ऐसे ये पौधा है, मान के चलते हैं, ठीक, मेरा पौधा ऐसे ही बनता है। अब यहाँ पत्तियों में बना है खाना, हमको इस तने में भी पहुंचाना है, इस जड़ के अंतिम भागों तक भी पहुंचाना है। तो ये फ्लोएम हमारे पौधों में पाया जाता है,
पाया जाता है जो फ्लो कराता है। तो इसके लिए देख लो भैया कार्यमिकली, या ऑक्सीजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, नहीं, फूड को, या कार्बन डाइऑक्साइड को, नहीं, या शर्करा को पौधे के, हाँ शर्करा हो सकता है, और कुछ दिया क्या है, जल को पौधे के, नहीं, शर्करा के फॉर्म में ही क्या बनता है, ग्लूकोज या सुक्रोज के फॉर्म में क्या बन रहा है, खाना बन रहा है, तो उसी को कराएगा। ये किसका काम है, जल को, जाइलम का। तो जाइलम फ्लोएम को याद रखना पहले वर्ड से। चलो, पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह क्या कहलाती है, श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन, या फिर ऑस्मोसिस परासरण, या स्वेदन। ये दोनों एक ही चीज है, याद रखना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होता है, ये ध्यान में रखना, परासरण। किसके लिए बोल रहा है, रोम द्वारा। तो भैया पौधे ने पानी लिया, पानी लेने के बाद रोम कहाँ पर रहेगा, ये आ रही है, ये रोम कहाँ पर रहते हैं, ये रहते हैं, जो पोर्स रहता है, ये पोर्स रहता है आपके पत्तियों में। किसमें, पत्तियों में। जैसे ये एक पत्ती है मान के चलो, ये इस तरीके से एक पत्ती है मान के चलो, इस पत्ती पर बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद रहते हैं। इन्हीं छेद के माध्यम से एक्सेसिव जो वाटर रहता है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर हो जाता है, और ये वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। तो वही बोला था, पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह क्या कहलाता है, सॉरी वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये जो प्रोसेस बता रहा था मैं, पत्तियों से बूंद छेद से बाहर निकलने की जो घटना बता रहा था, वो वाष्पोत्सर्जन बता रहा था। क्या बता रहा था मैं, वाष्पोत्सर्जन बता रहा था। ये जो मैंने उल्टा समझ लिया था प्रश्न को, ये मूल रोम का मतलब है रूट से, ये जड़ों से, जड़ों के अंतिम पॉइंट में एकदम ये पतले पतले रहते हैं, यहाँ से मोटे जड़ों की ओर चलते हुए ये तने से होते हुए इस पौधे के पूरे भागों पर पहुंचता है। ये जो प्रक्रिया है वो आपकी क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। जो मैं पत्तियों के माध्यम से समझा रहा था वो वाष्पोत्सर्जन था, लेकिन जड़ों से ऊपर तक जाने वाली जो घटना होती है वो परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। ठीक, अब क्लियर है, तो ध्यान में रखना। चलो, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती है। तो किस हार्मोन की, पादप हार्मोन के बारे में पहले आपको बता देता हूं। टोटल 5 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं। क्या, 5 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं, 5 प्रकार के। इसका एक ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक आप याद रख सकते हो, आज से करके याद रखना। किससे, आज से। ये आज में से पहला आता है आपका, अब वर्डिंग्स में मत जाना, बट मैं हिंदी के प्रोनाउंसिएशन या आपके उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। एक ए से आएगा आपका ऑक्सीन, क्या आएगा, ऑक्सीन। एक ए से आएगा आपका एब्सिसिक एसिड, क्या आएगा, एब्सिसिक एसिड। एक जे से आएगा जिब्रेलिन, से आएगा, से आएगा, से के एस से आएगा आपका साइटोकाइनिन, कहां से आएगा, साइटोकाइनिन। और ई से आएगा एथिलीन, जो कि फलों को पकाने में सहायता करता है, एथिलीन। तो ये 5 विशेषकर आपके पादप हार्मोन पाए जाते हैं किसी भी प्लांट के अंतर्गत, और यही रेगुलेट करते हैं उनके वृद्धि को, उनके फलों के पकने को, उनके अंकुरण को, उनकी शाखाओं में वृद्धि को, कोशिका विभाजन को, यही सारा चीज करता है। यही 5, साथ में पत्तियों के झड़ने, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी इन्हीं 5 हार्मोन में से किसी एक के द्वारा संपन्न किया जाता है। किसके द्वारा क्या काम है, आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। बहुत ही कम कीमत पर कोर्स लॉन्च किया गया है, तो जो भी स्टूडेंट्स कोर्स को पढ़ना चाहते हैं वो कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी आपके पास बहुत समय बाकी है। हर दिन के बाद आप 50 दिन जोड़ते चलिए, जिस दिन भी नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से 50 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, इतना मान के चलना। ये बेसिक व्यापम का जो पहला पुराना स्ट्रक्चर रहता था उसके अकॉर्डिंग मैं बताते हुए चल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि 50 दिन के बाद एग्जाम होने वाले हैं, बट अपने आप माइंड में आपके पास हमेशा ये सोचकर चलो कि 50 दिन है, तो जब से भी तैयारी करना चालू करोगे आपकी काम बन जाएंगे। जब जागो तभी सवेरा, इस बात को याद रखना। तो आप आज से भी पढ़ाई चालू करो तो भी इसका तैयारी कर सकते हो, सिलेबस बहुत सॉर्टेड है। अब प्रश्न पे आते हैं कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक और जड़ों पर घटती है। तो जड़ों पर जो घटती है ना वो होती है ऑक्सीन। ये पादप वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन मतलब ग्रोविंग हार्मोन होता है। ये पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, लेकिन लंबाई को किधर, शीर्ष की ओर। शीर्ष की ओर मतलब ऊपर की ओर। जड़ों में भी बढ़ाएगा, जड़ों की भी लंबाई को बढ़ाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे की ओर आता है जड़ों में उसकी मात्रा कम हो जाती है। अगर ये जड़ों पर आकर इसकी मात्रा और भी ज्यादा होने लगे ना तो जड़ ज्यादा लंबे होंगे जितने ही पेड़ लंबे होंगे।
तो इसको कम करता है ऑक्सिन। मतलब ऑक्सिन का एक नेचर है पौधे के अंतर्गत कि ऊपर में सबसे ज्यादा मात्रा में रहेगा और नीचे आते आते इसकी मात्रा कम होगी, लेकिन बढ़ाता जड़ और ऊपर के हिस्सों को ही है, इतने याद रखना। तो ऑक्सिन करता है, ठीक, लेकिन जड़ के सिरों पर आते हुए इसकी मात्रा कम हो जाती है। चलो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? ठीक, तो वृद्धि को रोकेगा मतलब ग्रोथ को, उसे ग्रोथ को क्या कर देगा, लिमिटेशन कर देगा, लिमिट में ला देगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, पत्तियों को मुरझाने के लिए, मतलब पत्तियां एक टाइम के बाद देखेंगे कि आप येलो हो जाता है या फिर एक लंबाई उसकी बढ़ती है, उसके बाद वो मुरझाने लगता है, गिर जाता है। तो ये सब करता है एब्सिसिक एसिड। कौन करता है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड विपरीत परिस्थितियों में पौधों को जीवित रखने के लिए उसको उसके अंतर्गत हार्मोन के रूप में रिलीज होता है, ठीक है। हार्मोन ही है 5 टाइप में से। तो ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, कौन कौन सी विपरीत परिस्थितियां हो सकती है, जैसे कि पतझड़। अब पतझड़ में क्या होता है, पौधा अपना सभी पत्ती गिरा देता है, और गिराने से क्या होगा, अब उसको न पानी की कम आवश्यकता होगी, अब उसको भोजन की आवश्यकता कम होगी। खैर पत्तियां गिर गई तो भोजन बनेगा भी नहीं, लेकिन एक मिनरल्स का सोर्स जो नीचे से आ रहा था और उसके पूरे प्लांट को ग्रो करने के लिए आवश्यक था, अब वो केवल एक तने को जीवित रखने के लिए होगा। और पतझड़ के मौसम में आप देखोगे कि शुष्क मौसम रहता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो उस समय यही एब्सिसिक एसिड पत्तियों को मुरझाकर गिरा देता है, ठीक है। साथ में वृद्धि को रोकता है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी बढ़ रही होती है उसको रोक देता है। तो ये विपरीत परिस्थितियों में पौधों को सहायता प्रदान करता है। साथ में उसके फूल नहीं खिलेंगे, फल नहीं लगेगा, तो उन सब में रोकने का काम एब्सिसिक एसिड। और सामान्य अवस्था में अगर यही एब्सिसिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो किसी भी पौधे में फल नहीं लगता, अगर फल लग रहा है तो जल्दी गिर जा रहे हैं, ग्रोथ नहीं कर पा रहे अच्छे से, ये होता है, ठीक। तो ये ध्यान में रखना। तो ये एब्सिसिक एसिड ही है जिसके कारण ये सब होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है। तो अपन ने कितना पादप हार्मोन देख लिया, एक तो यहाँ पर ऑक्सिन देख लिया और यहाँ पर एब्सिसिक एसिड देख लिया, ठीक। पांचों के बारे में देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, जहां जहां पर प्रश्न में आते रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सिन तो है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन भी है, एब्सिसिक एसिड भी है, एथिलीन भी है। क्लोरोफिल नहीं होता और थायरॉक्सिन नहीं होता, ठीक। तो छठवां और सातवां नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही होगा, छठवां और सातवां, ठीक। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो कौन सा करता है, पौधे के तने के बारे में बोल रहा है, सीड्स के बारे में नहीं बोल रहा है। टॉप में उनके जितने भी छोटी छोटी कलियां होती, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उसके विकास के लिए नहीं बोल रहा है। पौधे की लंबाई को बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा है, मतलब लंबाई कहने का मकसद है कि सबसे टॉप पॉइंट के लिए नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है, तने पर, तने के विकास के लिए। जो तने के विकास के लिए होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर डी। कौन होता है, जिब्रेलिन होता है। जिब्रेलिन क्या करता है, ये मान के चलो पौधा है, ये जड़ है नीचे में, ये पौधा बढ़ रहा था और ये ऊपर की ओर बढ़ने लगा। अब जिब्रेलिन एक्टिव होता है एक टाइम पीरियड के बाद, और ये इसके तने की लंबाई को ऐसे बढ़ाता है और इस पौधे को और ऊंचाई तक लेकर जाता है। तो तने की ग्रोथ को बढ़ाता है जिब्रेलिन, ठीक है, ये याद रखना। और इसी में जब पौधे में ऐसे डंगालियां निकलती हैं तो डंगालियों को निकालने का काम करता है आपका साइटोकाइनिन, इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का काम करेगा। समझ में आया? तो ये था जिब्रेलिन। अगला, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बौनापन बोल रहा है, तो बौना कब रहेगा भैया? जैसे मैं बौना अगर होता तो क्या होता, मेरी लंबाई नहीं होती, तो लंबाई कौन बढ़ा रहा था? जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन अगर किसी आनुवांशिक रूप से बौने पौधे को, जिब्रेलिक एसिड यहाँ पर लिखा है, जैसे वो पौधा मान के चलो इतनी ही हाइट का था और नहीं बढ़ता, आपने इसके अंतर्गत जिब्रेलिन इंजेक्ट किया या खाद के रूप में दिया, इसकी लंबाई आप देखोगे कि बढ़ जाएगी। तो आनुवांशिक रूप से भी बौने पौधे को अगर आप लंबा करना चाहते हो तो जिब्रेलिन आपको चाहिए। तो जिब्रेलिक एसिड याद रखना। खाली स्थान कोशिका विभाजन से संबंधित है, मैलेक, हाइड्राइज या जिब्रेलिन, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन? साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन के लिए ना, पौधों के अंदर में कोशिका विभाजन के लिए साइटोकाइनिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नई नई डंगालियों का विकास करता है पत्तियों में, और छोटी छोटी डंगालियां ये निकालता है। तो ये क्या करेगा, अपोज किसका करेगा? शीर्ष प्रभाविता। शीर्ष प्रभाविता मतलब जो ऊपर की ओर ही बढ़ा जा रहा था, तनी की ही लंबाई बढ़ रही थी, उसका अपोज करता है साइटोकाइनिन और कोशिकाओं का डेवलपमेंट करता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद हो जाने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो रंध्रों का बंद और पत्तियों के गिरने में एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। ये आप लोग कमेंट करके बताना भाई, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि कौन जो है इनमें से कौन सा एसिड या कौन सा हार्मोन
इस काम को करेगा। पिछले क्लास का हम लोग आंसर ले लेते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन और विटामिन के बारे में, उसी क्वेश्चंस की आंसर जो मैंने पूछे थे आप लोगों से उसको ले लेते हैं। चलो, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। चलिए, आप लोगों के तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टिकेश्वरी जी ने किया है, मिथिलेश जी ने, ठीक है। 18 का बी बोल रहे हैं सेवती जी, 7 का बी क्या क्या था, चलिए उसको देखते हुए चलते हैं। देखो, आंसर ना आप लोग रेगुलर बेसिस पर कीजिए। बहुत लोग तो रेगुलर बेसिस पर करते हैं, जैसे कि मीनू जी हो गई, सेवती जी हो गई, मिथिलेश जी हो गए, चांदनी जी हो गई, ठीक है। ये लोग रेगुलर बेसिस पर करने वाले स्टूडेंट है, लेकिन और भी बाकी जो स्टूडेंट है वो लोग भी रेगुलर बेसिस पर करे हुए ना, तो आपको क्लासेस यूट्यूब पर नहीं, आप सामने बैठ कर ही देख रहे हैं, इस टाइप का ही लगेगा। तो उस बात को जरूर ध्यान में रखना भाई, ठीक है। 7वां क्वेश्चन का था विटामिन वसा में विलय नहीं है। तो आपको मैंने बताया था 6 प्रकार के विटामिन ए बी सी डी ई के, जिसमें बी और सी जल में था, बाकी 4 जो थे आपके वसा में, फैट में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो इस ऑप्शन में से आपका विटामिन सी दिख रहा था, तो बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर था, बी ऑप्शन, ठीक है। तो 7वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है। तो जो सेवती जी आपने 7वें का सी बोला है, ऑप्शन सी बोला है तो गलत है। अगर विटामिन सी बोल रहे हो तो सही है। बी और सी जो होता है जल में घुलनशील है। तो कौन सा नहीं है बोला, तो विटामिन सी नहीं था, बाकी सब था, ठीक। विटामिन सी, मीनू जी ने सही जवाब दिया है, ठीक है। धनेश्वरी जी ने भी सी बताया है, मदन जी ने बताया है बी ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जो मैंने पूछा था आप लोगों से, शायद 18वां क्वेश्चन था वो। अठारहवां क्वेश्चन क्या था, ये था विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या था। तो टोकोफेरॉल था, ऑप्शन नंबर बी टोकोफेरॉल, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो 8वें का बी था, ये ध्यान में रखना। क्या था, 18वें का बी था, टोकोफेरॉल क्या था, 18वें का बी था। बहुत सारे लोगों ने किया है, तो आप सभी को इसी तरीके से जवाब देते रहना है। मैं बार बार बोलूँगा कि आप लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें, ठीक है। 7वें का विटामिन सी बहुत लोगों ने आंसर दिया है, इस बात को देखना। जो विटामिन सी ऑप्शन बोल रहे हैं, विटामिन सी बोल रहे हैं वो भी करेक्ट है, और ऑप्शन बी बोल रहे हैं वो भी करेक्ट है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना। चलिए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन ही बच गए हैं कर लेते हैं। तो ये आप लोग कमेंट करके बताना। अगला है, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मोमेंट, रोटेशन, फोटोट्रोपिज्म या प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं, या लोकोमोशन कहते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। ये कुछ विशेष घटना नहीं है। आप किसी भी प्रकार के बेल को देख लो, लता को देख लो, बेल को देख लो, प्लांट को देख लो, ये हमेशा सूर्य की ओर ही बढ़ने का प्रयास करते हैं, ऊपर की ओर ही बढ़ने का प्रयास करते हैं। और इसमें से सूरजमुखी जो है वो विशेषकर आप देखेंगे सूरजमुखी को कि ये सूर्य निकलने के साथ ही सूर्य के ढलने तक पूरा रोटेट करता है। विशेषकर इसमें वो घटना ज्यादातर देखने को मिलती है। और हर प्रकार के बेल में बोल रहा हूँ, आप सूर्य की दिशा में ही देखना, उसको सहारा ना भी मिले ना तो वो ऐसे ऊपर की ओर ही बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन ज्यादा उसका क्या बोलना चाहिए, तने में उतना शक्ति नहीं होने के कारण वो फिर गिर जाता है, फिर एक पॉइंट से ऐसे ऊपर बढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर ऐसे गिर जाता है। तो यही जो घटना होती है प्रकाशानुवर्तन कहलाती है, और ये सबसे अच्छा तरीके से देखने के लिए मिलता है सूरजमुखी के पौधे पर, ठीक। चलिए 22वां क्वेश्चन, फूल में पुष्प योनि है, ठीक है। पुष्प योनि क्या होती है, पौधों में भी ना नर जनन अंग और मादा जनन अंग 2 प्रकार की चीजें पाई जाती है। जो पुंकेसर होता है वो आपका पुंकेसर जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर पराग कोश रहता है और इसी में परागकण भरे रहते हैं। ये जो होता है पुंकेसर वाला भाग जो होता है वो आपका नर जनन अंग कहलाता है। लेकिन इसी में जो वर्तिकाग्र वाला भाग होता है, ये वर्तिकाग्र ऐसे बनता है, ये वर्तिका बनती है, और नीचे में फिर इस प्रकार से आप देखेंगे कि क्या रहता है, बीजांड रहता है, ओवम रहता है,
ठीक है, अंडकोश रहता है या अंडाशय रहता है। ये जो रहता है इसमें से स्पर्म बोलते हैं इसी को ही। किसके लिए? ये इसके लिए स्पर्म कहलाता है आपके पौधों में के पुष्पों के लिए। ये परागकण आएंगे और परागकण परागण की प्रक्रिया के द्वारा, पॉलिनेशन के द्वारा इसमें पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र में रहते हैं, नीचे की ओर आते हैं और आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ पर के एग्स पे डेवलप करते हैं और एग में डेवलप होने के बाद फिर ये फल और बीज का निर्माण करते हैं। ये पूरा प्रोसेस चलता है फर्टिलाइजेशन का। तो उसी में जो पुष्प योनि है वो क्या है, कौन सा भाग कहलाएगा भैया? तो पुष्प योनि वाला जो भाग कहलाता है वो मादा जनन तंत्र का कहलाता है। किसका कहलाता है? मादा जनन तंत्र का। तो फूल में मादा जनन तंत्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक, और ये परागण की प्रक्रिया को पॉलिनेशन परागण कहते हैं, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स जरूर परचेस करना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। पौधे के बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो भैया ये क्या कहलाएगा? अंकुरण की प्रक्रिया ही कहलाएगी ना। अंकुरित हो रहा है बीज, तो बीज का कभी भी भ्रूण के रूप में अंकुरित होने की जो घटना है वो अंकुरण कहलाती है, जर्मिनेशन कहलाता है, अंकुरण। इसके लिए विशेषकर आपको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जल का, प्लस कर लो वायु का, और प्लस कर लो आपके ताप का, टेम्परेचर। ताप कैसे सर? 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक? क्या नहीं, उचित ताप चाहिए भैया, उचित ताप। जिस ताप पर ये अंकुरित हो सके वो ताप चाहिए। तो ये 3 स्पेशल चीज है अंकुरण के लिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं जिसमें अनुवांशिकीय रूप से जनक के सभी गुण पौधे में होते हैं? जैसे माता और पिता लैंगिक रूप से बच्चे को जन्म देते हैं, तो हमारे अंदर भी हमारे माता पिता के समान 2 आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर समान रहते हैं ना। वैसे ही जब लैंगिक प्रजनन होता है तो उसमें अनुवांशिकीय रूप से साथ में होते हैं। और लैंगिक प्रजनन होने के लिए क्या चाहिए? वर्धी प्रजनन चाहिए। ठीक है, वर्धी प्रजनन चाहिए, जिसमें क्या हो कि जब भी आप किसी भी चीज के जड़, किसी पौधे के जड़, पत्ती, बीज बोल सकते हैं, या तने, इसके माध्यम से बड़ा करते हो, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका वर्धी जनन कहलाता है। क्या करता है? वर्धी जनन करता है, जिसमें उसमें उसके जनक के समान अनुवांशिकीय गुण सारे मौजूद होते हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रखना, अनुवांशिकीय गुण मौजूद रखने के लिए वर्धी प्रजनन किया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहला जाता है। रीजनरेशन ये सूक्ष्म जीवों में, सूक्ष्म पौधों में दिखता है, ये विखंडन भी दिखता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विशेषकर आपके जब फल का निर्माण होता है वहां पर पौधों में दिखता है, और मुख्यतः हर हायर एनिमल्स जैसे कि मनुष्य हो गया, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हो गए, वहां पर देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न। निषेचन के बाद किसमें बीज में विकसित हो जाता है? क्या चीज बीज में? वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजांड या अंडप। तो बीजांड जो होता है ना, ओव्यूल, ओवम बोलो या ओव्यूल बोलो, ये जो होता है विशेषकर आपके बीज में फर्टिलाइजेशन, मतलब बीच में ये जो मैंने बताया आपका वर्तिकाग्र से बनेगा, यहाँ से पराग कण आएगा, ये आगे की ओर बढ़ेगा, यहाँ पर भ्रूण के साथ जाकर मिलेगा। तो ये वाला जो बीचों बीच जो रहता है ना, ये बीजांड रहता है, बीजांड ही विकसित होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद, जिसमें से बीज जो रहता है वो आपके सीड्स का निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है, जो एग वाला भाग रहता है, और बाकी जो बाहर का भाग रहता है उसी अंडाशय का, वो आपके फल का निर्माण करता है। अगला, पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? पार्थेनोकॉर्पी ये स्पेशल एक वर्ड है, वर्डिंग को याद रखना, जो मुझसे पढ़े हुए स्टूडेंट भी हैं वो भी इसको नोट कर लेना, स्पेशल वर्ड है पार्थेनोकॉर्पी। पार्थेनोकॉर्पी क्या होता है? इसमें ना किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता, और बिना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के भी फल का निर्माण हो जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो निषेचन के बिना फलों के विकास को ही क्या बोलते हैं? पार्थेनोकॉर्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकॉर्पी बोलते हैं, याद रखना, बिना निषेचन के फलों का विकास। 27वां क्वेश्चन, कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो जब भी जो भी भ्रूण रहता है ना पौधे के अंतर्गत, जब उसको पोषक ऊतक का कार्य करता है, मतलब उसको बढ़ाने के लिए जो काम करता है, वो कहलाता है आपका एंडोस्पर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोस्पर्म कहलाता है। बिना एंडोस्पर्म के आप किसी भी भ्रूण को पनपते हुए नहीं देख पाओगे। ठीक, इस बात को ध्यान रखना, एंडोस्पर्म कहलाता है। जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म, यही तो 2-3 प्रकार के आपके फलों के या पौधों के रूप अलग से और देखते हो आप, एंडोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंडोस्पर्म में ही क्या होता है? आपके जो बीज रहते हैं उसके चारों ओर आवरण रहता है, वही भ्रूण कहलाता है। जिम्नोस्पर्म में बीज बाहर ही लटकते, उसमें किसी प्रकार का फल नहीं बनता, तो यही है। चलिए अगला देखते हैं। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल है। अभी क्या बोला? जड़, तने, पत्तियों के माध्यम से ही आपका जो प्रजनन है उसे अनुवांशिकीय रूप से
पौधे निर्मित होते हैं, जैसे उसके जनक थे। जनक कहने का मतलब है जिस पौधे से उस जड़, पत्ती या तने को लिया गया था, उसी के समान रहता है। इसी को क्या बोलते थे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसी को दो नाम होता है हिंदी में, या तो वानस्पतिक बोलते हैं या फिर वर्धी बोलते हैं। वर्धी प्रजनन 5 टाइप मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। बाकी जो विखंडन है, मुकुलन है, ये छोटे से छोटे जीवों में होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे की सिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है? ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम के लिए, इसको इंपॉर्टेंट आप नोट करके रखेंगे। एक पौधे का नाम आपने सुना होगा, पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा ये जो होता है, विशेषकर जो जिनको स्टोन हो जाता है ना, किडनी स्टोन, पथरी का जो रोग होता है, उनके लिए ये बोला जाता है कि रामबाण दवाई होता है। पथरी को काट देता है, छोटे छोटे टुकड़े के रूप में यूरिन के माध्यम से बाहर कर देता है, तो ये बोला जाता है। यही पत्ता जो होता है ना, वो विशेषकर क्या करता है, सिराओं पर कलिकाएं वृद्धि करती है, और इनकी पौधों के ये पत्तियों के सिराओं पर ही ऐसे नुकीले रूप से ऐसे प्रवर्धित होते हैं कलिकाएं, और ये नीचे गिर जाते हैं, और नीचे गिरने के बाद फिर क्या होते हैं, फिर से नए पौधे का ये फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस है उसी को पूछ रहा है किस पौधे में होता है। तो मैंने बता दिया, अगर नाम पूछे तो पत्थर चट्टा, लेकिन हमको उस रूप में नहीं पूछा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइलम, केला या गुलाब, तो ये ब्रायोफाइलम में होता है। किसमें होता है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के अंदर का आने वाला पौधा होता है आपका पत्थर चट्टा। इसी के अंतर्गत जो पौधे हैं उसकी पत्तियों पर कलिकाएं प्रवर्धित होती है, और वहां से नए पौधे का जन्म होता है। ये बात को ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, क्रॉस परागकण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? आपका जो परागण होता है ना, पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? स्वपरागण। इसमें अगर परागकण खुद के ही पौधे में जाते हैं तो स्वपरागण कहलाता है, और इसके भी अलग अलग टाइप है। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? इसमें दूसरे पौधे के परागकण किसी दूसरे उसी ही जाति का होना चाहिए। जाति का मतलब जैसे कनेर के पौधे का फूल है तो कनेर के पौधे के फूल के ही में जाना चाहिए वर्तिकाग्र में। ठीक है, अगर गेंदे का है तो गेंदे के में जाना चाहिए, चंपा का है तो चंपा के, चमेली का है तो चमेली का। समझ पाए? एक ही जाति के एक ही टाइप के फूलों में होना चाहिए, लेकिन पौधा दूसरा दूसरा हो तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन एक ही पौधे के परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में जा रहे हैं तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, स्वपरागण। तो ये 2 टाइप के होते हैं। अब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में बोल रहा है क्या कारक नहीं है, तो भैया पानी के द्वारा भी होता है ये, तो पानी भी कारक है। एनिमल जैसे भंवरे जो होते हैं ना, तितलियां जो होती है, बटरफ्लाइज, उनके कारण भी होता है, तो जानवर भी कारक है। एयर, हवा जब चलता है तो परागकण उड़कर कहाँ चले जाते हैं? वर्तिकाग्र तक, तो एयर भी होता है। खुद प्लांट नहीं होता, खुद प्लांट कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि एक प्लांट दूसरे से प्लांट से जाकर मिलेगा, कभी भी ये नहीं होगा। तो कौन सा नहीं हो सकता बोला था? तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नहीं पूछा था, बाकी 3 थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? लैंगिक प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है। बिना लैंगिक प्रजनन की विविधता नहीं हो सकती। सर अभी तो आपने एग्जांपल दिया कि माता पिता के समान आपके भी 2 हाथ पैर हैं, कैसे अलग हुआ? अलग हुआ ना। आप हूबहू अपने मम्मी के जैसे दिखते हो क्या? नहीं। आप हूबहू अपने पापा के जैसे दिखते हो क्या? नहीं। या आपकी मम्मी आपके नाना नानी या आपके पापा आपके दादा दादी जैसे दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। तो यही है विविधता। ठीक, बाकी में नहीं होता। मल्टीपल फ्यूजन, आपके अमीबा में फ्यूजन होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है। इसमें आप देखेंगे कि अमीबा के समान ही पैदा होगा वो। अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसी के समान ही पैदा होगा। जैसे आम का पेड़ है तो आम के पेड़ अब देख पाओगे कि जैसे नेचर वाला आम का फल रहा होगा ना, उसी नेचर वाला आम का फल आ जाएगा। बाइनरी फ्यूजन अमीबा में ही होता है ये आप यूग्लिना वगैरह में देख पाओगे। तो ये विशेषकर क्या होता है? लैंगिक प्रजनन ही होता है जिसमें विविधता अधिक देखने को मिलती है, ध्यान में रखना। परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? परागण पॉलिनेशन के लिए, तो अभी पॉलिनेशन के बारे में चर्चा की है, फिर पढ़ लेते हैं। पराग कोश से निकलकर जिसमें परागकण मौजूद रहते हैं वही पराग कोश, ठीक है, से निकलकर अंडप, अंडप मतलब वही ओवरी या ओवम या अंडाशय जो भी बोलो, के वर्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। सही है। द प्रोसेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स कमिंग आउट ऑफ द एंथर, एंथर मतलब जो कोश रहता है, एंड रीचिंग द स्टैग्मा, स्टैग्मा मतलब वर्तिकाग्र ऑफ द
कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सही है, ये सही है, हमको सत्य बोला था, पहला सत्य है भाई। दूसरा देखते हैं, परागण पौधे के प्रजनन का एक अहम हिस्सा। हाँ, जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ना ही कोई नया पौधा या नया बीज, नया फल उत्पन्न हो पाएगा। तो रिप्रोडक्शन का अहम हिस्सा है। पक्षियों द्वारा परागण को ऑर्निथोफिली कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं। सही है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको सही बात बताया था क्या? 3 कारक, पानी भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है और जानवर भी हो सकता है। पक्षी आए, उस हो सकता है कि फूल के ऊपर बैठे या पौधे के ऊपर बैठे थे, फूल के जो परागण थे वो उसके पैरों पर लगे, और जब दूसरे पुष्प पर गया या फिर दूसरे पेड़ के पुष्प पर गया तब वो परागण वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। तो ये प्रोसेस होता है। हाँ, यही सही है, ऑर्निथोफिली कहते हैं, याद रखना। ऑर्निथोफिली कहते हैं, याद रखना। क्या? ऑर्निथोफिली कहते हैं। तीसरा भी सही था। चौथा, परागण के 2 मुख्य भेद है, स्वपरागण, परपरागण। बताया, समझाया भी आपको क्या क्या कैसे कैसे होता है। सही है। परागण की प्रक्रिया में पौधे के नर भाग से पराग पौधे के मादा भाग में स्थानांतरित होता है। हाँ, तभी तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया जो है, परागण की प्रक्रिया जो है संपूर्ण होती है। सही है। परागण की वजह से निषेचन होता है और बीज बनते हैं। ये भी सही है, बिना परागण के ये पॉसिबल ही नहीं है फर्टिलाइजेशन। तो सारे के सारे सही थे, तो आपका ऑल ऑफ द अबो राइट आंसर होगा। और बर्ड के द्वारा होने वाले को ऑर्निथोफिली कहते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं, याद रखना। चलो, हवा के परागण को क्या कहते हैं? हवा के माध्यम से पढ़ा था, तो हवा के परागण को बोलते हैं हम लोग एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। एनीमोमीटर एक आता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, वायुयान की गति को नापने का काम करता है, या वायु की गति को मापने का काम आता है। क्यों? तो उसी से याद रख लेना। क्यों? क्योंकि वायु बहुत तेज अगर गति से चले तो आप किसी नॉर्मल मीटर से नहीं मापते, एनीमोमीटर से मापते हो। तो एनीमोमीटर वहां से याद रखोगे तो एनीमोफिली ही क्या होगा? हवा का परागण कहलाएगा। हाइड्रो, जो जल वाला था वो हाइड्रोफिली कहलाता है। जल, वाटर को हाइड्रो आता है ना, हाइड्रोवर्ड, तो हाइड्रोफिली ही क्या है? आपके जल के द्वारा होने वाला परागण कहलाता है। ठीक, ये सबको याद रखना। और ऑर्निथोफिलो आपके पक्षियों के द्वारा आपने पढ़ा है। अलैंगिक प्रजनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन, किसमें होता है? अधिक विकसित जानवरों में। पौधे में अधिक विकसित में तो लैंगिक होता है जी, पौधे में भी लैंगिक भी होता है, याद रखेंगे आप। और ये तो वर्धी प्रजनन होता है। कम विकसित जानवर में होता है, या कम विकसित जानवर और पौधे। हाँ, कम विकसित जानवर और कम विकसित पौधे, जैसे कि आप देखोगे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो छोटे छोटे काई पौधे ये सब आते हैं, क्या है? अविकसित पौधे, पूरे तरीके से थोड़ी नहीं विकसित है। किसी में जड़ है, किसी में जड़ है ही नहीं, किसी में पत्ती है लेकिन तना नहीं है, किसी में तना है, बीज फल पत्ती कुछ भी नहीं है, किसी में ये सारी चीज़ नहीं होते, बस एक नॉर्मल सी पुष्पनुमा या 4 पत्तियों वाला ऐसे स्ट्रक्चर पौधे के ऊपर नीचे में जमीन पर पड़ा रहता है। तो वो कम विकसित पौधा होता है। और कम विकसित जानवर आप जानते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा, यीस्ट, ये सबको जानते हो, तो उसके अंतर्गत ये होता है। केचुआ बोल सकते हो, इन सब में होता है। ठीक, तो कम विकसित जानवरों, और केचुआ नहीं बोलेंगे, बाकी सब में कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है, इस बात को ध्यान रखना। और लास्ट क्वेश्चन से मैं पहले कहूंगा कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ये सीरीज लगातार इसी प्रकार से चल रही है। और साथ में अभी हाल फिलहाल में पीएससी की सीरीज भी शुरू हुई है योगेंद्र सर के द्वारा, उसमें सारे पीएससी के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लो। चलो, 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों को केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? रोग मुक्त रूप में बोल रहा है ना, स्पेशली याद रखना। क्या बोल रहा है? रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता, किसके द्वारा? पौधों को केवल एक जनक द्वारा, एक जनक द्वारा, मतलब इसमें 2 अलग अलग पौधे या 2 अलग अलग पुष्प नहीं आने वाले। ठीक, क्या कहलाएगा? रीजनरेशन नहीं, रीजनरेशन आपके छोटे से छोटे जीवों में होता है। ठीक है, बीजाणु का निर्माण नहीं, स्पोर फॉर्मेशन भी नहीं होता, ये बीजाणु निर्माण भी आपके छोटे से छोटे जीवों में होता है। यौन प्रजनन नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब तक 2 लोग होंगे नहीं तब तक होगा नहीं, चाहे 2 पुष्प ही आना पड़े, लेकिन है नहीं। तो क्या बचा आपका? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होता है। क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। टिश्यू कल्चर, इसको हम लोगों ने जीन पढ़ा था, जेनेटिक्स पढ़ा था, वहां पर भी डिस्कस किया था टिश्यू कल्चर, कि किसी एक कोशिका के माध्यम से क्या करना, हूबहू उसी प्रकार का पौधा तैयार कर देना, टिश्यू कल्चर कहलाता है। सर वर्धी प्रजनन अलग है क्या? हाँ, वर्धी प्रजनन अलग है भाई, उसमें आप पूरा एक नए पौधे एक दूसरे पौधे के अंतर्गत रखते ही नया पौधा विकसित कर रहे थे। इसमें एक छोटे से भाग को केवल लेकर टिश्यू, कोशिका लिया जाता है, जनरली सेल। बाकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप वर्धी प्रजनन में आप ये तो तना ले रहे हो, तो तना के अंतर्गत पूरे टिश्यू आ जाते हैं, सेल, हर प्रकार की चीज आ जाएगी, पत्तियों में हर प्रकार की चीज आ जाएगा, जड़ में हर प्रकार का चीज आ जाएगा, बीज में तो रहेगा ही रहेगा, तो वो रहता है। तो इस वजह से उसको हम लोग
वेजिटेटिव प्रोसेस में अलग पढ़ते हैं और टिश्यू कल्चर में अलग पढ़ते हैं, तो दोनों थोड़ा सा डिफरेंट होता है बेसिकली। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना। ये टोटल आपके 35 क्वेश्चन हुए आपके प्लांट से रिलेटेड। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट जरूर करना जो भी क्वेश्चन के आंसर मैंने मांगे हैं, और इसी प्रकार से मेरा उत्साहवर्धन करते रहना ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से और भी मोटिवेटेड होकर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये सीरीज इसी प्रकार से चलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।